नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र कक्षा 12 की अर्थशास्त्र की पुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 2 उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के अगले टॉपिक रैखिक मांग वक्र की दिशा में मांग की लोच के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मांग की लोच क्या होती है और मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों के बारे में हमने अच्छी से व्याख्या की थी। आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ रैखिक मांग वक्र की दिशा में मांग की लोच। यानी हमने रैखिक मांग वक्र पढ़ा था जब हम मांग वक्रों की बात की थी। तो रैखिक मांग वक्र एक ऋणात्मक ढाल लिए होता है, तो उसके बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक रैखिक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है। मतलब एक रैखिक मांग वक्र होता है, उस पर जितने भी बिंदु है उन पर मांग की लोच क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो मांग की लोच शून्य से लेकर अनंत तक होती है। तो देखो, यह है रैखिक मांग वक्र। 0 अक्ष वस्तु अक्ष की मात्रा और y पर है कीमत को दर्शाते हैं। ए हो गया ए बिंदु और ए हो गया ए बटा बी। तो ये रैखिक मांग वक्र है। तो इसके अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर हम बात करें कि जब मात्रा ए होती है, जब वस्तु की मात्रा कितनी है, ए है, तो उस स्थिति में वस्तु की कीमत क्या होती है, 0 होती है। तो इस स्थिति में क्या होती है, मांग की लोच शून्य होती है। तो ए बिंदु पर क्या होगी, मांग की लोच शून्य होगी। जब वस्तु की कीमत 1/b है, वस्तु की कीमत है 1/b, तो उस स्थिति में मात्रा होती है शून्य, यानी मांग क्या है, शून्य। तो मांग की लोच क्या होती है, ed बराबर अनंत, यानी 1/b पर मांग की लोच क्या होगी, अनंत होगी। जो रैखिक मांग वक्र है, इसके मध्य भाग में मांग की लोच 1 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जितना कीमत में परिवर्तन हो रहा है उतना ही मांग में परिवर्तन होता है। तो हमने पिछले वाले लोच वाले वीडियो में पढ़ा था कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन अगर कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है तो मांग की लोच क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ क्या होगी, मांग की लोच ed बराबर 1 हो जाएगी। और इस स्थिति में a/2b हो जाएगा और a मात्रा हो जाएगी 1/2। यहां मांग की लोच क्या होगी, इकाई से कम, यानी बेलोचदार, ed <1। और यहां होगी मांग की लोच जब वस्तु की कीमत a/2b से कम होती है, तो मांग की लोच होती है इकाई से कम। और जब वस्तु की कीमत 1/2b से अधिक होती है तो मांग की लोच होती है 1 से अधिक। तो इस प्रकार रैखिक मांग वक्र पर मैंने आपको मांग की लोच बता दी। ठीक है, तो मांग की लोच हमने पढ़ा कि एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बिंदु है, तो 5 बिंदु पर क्या है, मांग की लोच भिन्न भिन्न है। तो मांग की लोच क्या होती है, शून्य से लेकर अनंत तक होती है, यानी यहाँ शून्य है और यहाँ अनंत तक होती है। तो यह है रैखिक मांग वक्र। तो मांग वक्र की लोच को ज्यामितीय विधि से आसानी से समझा जाता है। कि अब हम ज्यामितीय विधि पढ़ेंगे, उसके माध्यम से क्या है, रैखिक मांग वक्र को बहुत आसानी तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, तो हम ज्यामितीय विधि के बारे में अब चर्चा करते हैं। ज्यामितीय विधि।
ज्यामितीय विधि। परीक्षा की दृष्टि से ज्यामितीय विधि इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में प्रश्न पूछा भी जाता है, तो इसलिए बच्चों ज्यामितीय विधि को अच्छे से समझना है। अगर कोई भी वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हो। तो ज्यामितीय विधि, ज्यामितीय विधि का प्रयोग मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की कीमत लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ध्यान देना कि इस विधि का प्रयोग यानी ज्यामितीय विधि का प्रयोग जो मांग वक्र होता है उसके किसी भी बिंदु पर मांग की लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो मैं बता देता हूं कि ज्यामितीय विधि का प्रयोग मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की कीमत लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान देना कि ज्यामितीय विधि का प्रयोग मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की कीमत लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ज्यामितीय विधि को, ध्यान देना कि ज्यामितीय विधि को बिंदु विधि के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना कि ज्यामितीय विधि को क्या है, बिंदु विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ज्यामितीय विधि का प्रयोग क्या होता है, मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लॉस ज्ञात करने के लिए मांग की लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो मांग की लॉस कैसे ज्ञात करेंगे, ज्यामितीय विधि को बिंदु विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो हम मांग वक्र के किसी बिंदु पर ज्यामितीय विधि से अगर मांग की लॉस ज्ञात करते हैं तो उसका एक सूत्र है, ज्यामितीय विधि से मांग की लॉस ज्ञात करने का सूत्र। तो सूत्र है मांग वक्र का निचला हिस्सा बटा मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। तो ये क्या है, ज्यामितीय विधि से मांग की लॉस ज्ञात करने का सूत्र है। यानी आप किसी भी बिंदु पर मांग की लॉस ज्ञात कर रहे हो तो उसके निचले वाले हिस्से में उसके ऊपरी हिस्से का भाग लगा दोगे तो आपको ज्यामितीय विधि से मांग की कीमत लॉस ज्ञात हो जाएगी। देखो एक रेखा चित्र बनाते हैं। ये मैंने रेखा चित्र बनाया, ये है मांग वक्र, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस मांग वक्र पर विभिन्न प्रकार के बिंदु नोट करेंगे और इस सूत्र के आधार पर हम मांग की कीमत लॉस ज्ञात करेंगे। जैसे ए बिंदु हो गया ए और ए बिंदु हो गया बी, यहाँ पे बिंदु हो गया एम, ए बिंदु हो गया आर और ए बिंदु हो गया एस, ठीक है। मैंने 5 बिंदु नोट कर दिए। ओ अक्ष पर वस्तु की मांग मात्रा और ओ वाई पर वस्तु की कीमत को दर्शाते हैं, ठीक है। तो हम ज्ञात करेंगे अब इस सूत्र के माध्यम से सभी बिंदुओं पर मांग की कीमत लॉस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए बिंदु पर। ए बिंदु पर मांग की लॉस, तो ए बिंदु पर मांग की लॉस क्या होगी, सूत्र क्या है, मांग वक्र का निचला हिस्सा। तो ए बिंदु के निचला हिस्सा क्या है, ए बी और ऊपरी हिस्सा कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा 0। जब किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो मान आता है अनंत। तो मान की लॉस क्या हो गई, ए बिंदु पर क्या हो गई, अनंत, यानी पूर्णतया लॉस था। समझ में आया।
अब हम बात करते हैं आर बिंदु पर। तो आर बिंदु पर मांग की लोच होगी मांग वक्र का निचला हिस्सा। देखो आर का निचला हिस्सा क्या है, आर बी, और ऊपरी हिस्सा क्या है, ए आर। तो आप भाग लगा दो आर बी में ए आर का। तो ऊपरी हिस्सा ज्यादा है और निचला हिस्सा कम है। तो बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या का भाग लगाते हैं तो मान क्या आता है, एक से अधिक आता है। तो ये लोच हो जाएगी ईडी ग्रेटर देन 1, यानी लोचदार। तो आर बिंदु पर क्या होगी, ईडी ग्रेटर देन 1, यानी लोचदार मान। अब हम बात करते हैं एम बिंदु पर। एम बिंदु पर मान की लोच। तो एम बिंदु पर मान की लोच क्या होगी, बिंदु से निचला हिस्सा और बिंदु से ऊपरी हिस्सा। तो निचला हिस्सा क्या है, एम एस एम बी, और ऊपरी हिस्सा क्या है, एम ए। तो आप भाग लगा दो एम बी में एम ए का। तो एम बी और एम ए दोनों क्या है, बराबर है। तो किसी भी संख्या में जब बराबर संख्या का भाग लगा देते हैं तो मान क्या आता है, 1। तो मान क्या आएगा, ईडी बराबर 1। तो मान की लोच क्या हो गई, इकाई के बराबर। ईडी बराबर क्या हो गया, 1, यानी इकाई के बराबर। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं एस बिंदु की। एस बिंदु पर मान की लोच क्या हो गई, निचला हिस्सा, बिंदु से निचला हिस्सा क्या है, एस बी, और ऊपरी हिस्सा क्या हो गया, ए एस। तो एस बिंदु पर मान की लोच क्या हो जाएगी, एस बी बटा ए एस। अब देखो एस बी कम है ए एस की तुलना में। जब कम संख्या में बड़ी संख्या का भाग लगाते हैं तो मान क्या आता है, 1 से कम। तो मान की लोच क्या हो जाएगी, ईडी लेस देन 1। तो यहां मान की लोच क्या हो जाएगी, ईडी लेस देन 1। अब बच गया बी बिंदु। बी बिंदु में मान की लोच क्या होगी, मैं यहां लिख देता हूं बी बिंदु की। बी बिंदु में मान की लोच होगी बिंदु से निचला हिस्सा। तो बिंदु से निचला हिस्सा तो कोई है नहीं, यानी 0। और ऊपरी हिस्सा क्या हो गया, ए बी। जब 0 में किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो मान क्या आता है, 0 ही आता है। तो फिर क्या हो जाएगा, मान की लोच 0 हो जाएगी। तो यहां मान की लोच क्या हो गई, 0 हो गई, यानी पूर्णतया बेलोचदार। तो इस प्रकार हमने ज्यामिति विधि पढ़ी। बहुत इजी विधि है। ज्यामिति विधि का प्रयोग क्या होता है कि मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मान की लोच ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और इस विधि को बिंदु विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें किसी भी बिंदु पर मान की लोच ज्ञात करनी होती है ज्यामिति विधि से, तो हमारे पास सूत्र है, मांग वक्र का निचला हिस्सा में मांग वक्र के ऊपरी हिस्से का भाग लगा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, मान की लोच प्राप्त हो जाती है। हमने एक रेखा चित्र बनाया जिसमें ए बी रेखा मांग वक्र खींचा और उसके विभिन्न बिंदु है ए आर एम एस और बी। सभी बिंदुओं पर हमने क्या निकाली, मान की लोच निकली इस सूत्र के माध्यम से। तो हमने देखा कि ए बिंदु पर मान की लोच अनंत है, आर बिंदु पर मान की लोच लोचदार है, एम बिंदु पर इकाई, एस बिंदु पर मान की लोच है इकाई से कम, और बी बिंदु पर है मान की लोच 0। बी बिंदु की मान की लोच हमने यहां ना निकाल के इस जगह निकाली है। तो 4 की तो मैंने यहां निकाल दी, ए आर एम एस, और लास्ट की मैंने यहां निकाली है। तो इस प्रकार आपके ज्यामिति विधि समझ में आ गई होगी। बहुत इजी विधि है ज्यामिति विधि, और ज्यामिति विधि से परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है
अब हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है स्थिर लोच मांग वक्र। स्थिर लोच मांग वक्र। स्थिर लोच मांग वक्र क्या होता है? बहुत इजी है। कभी कभी मांग वक्र पर मांग की लोच पूरी तरह स्थिर रहती है। मतलब मांग की लोच क्या रहेगी? पूरे मांग वक्र पर स्थिर रहती है, तो वो क्या कहलाती है? स्थिर लोच पर मांग वक्र कहलाती है। कभी कभी मांग वक्र पर मांग की लोच, कभी कभी मांग वक्र पर मांग की लोच पूरी तरह स्थिर रहती है। स्थिर रहती है मतलब पूरे मांग वक्र पे क्या होगी? मांग की लोच स्थिर रहेगी। जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था मांग की लोच की श्रेणियां, तो उसमें हमने पढ़ा था पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया लोचदार और इकाई के बराबर। तो हमने 3 मांग वक्र बनाए थे। तो तीनों मांग वक्र पर क्या होती है? मांग की जो लोच है वो पूरी स्थिर रहती है। समझाता हूं। जैसे क्षैतिज अक्ष पर मांग की लोच क्या रहती है? पूर्णतया स्थिर रहती है। समझना, रेखा चित्र बना रहा हूं। हमने ऐसा रेखा चित्र बनाया था पूर्णतया लोचदार की श्रेणी में। तो इस बिंदु पर क्या है? मांग की लोच क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, यानी ईडी बराबर अनंत रहेगी, परिवर्तन नहीं होगा। यानी इस बिंदु यहाँ 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 हर बिंदु पर मांग की लोच क्या रहेगी? अनंत रहेगी। इसी प्रकार लंबवत मांग वक्र। लंबवत मांग वक्र पर भी क्या होती है? मांग की लोच स्थिर रहेगी, यानी शून्य है, ईडी बराबर शून्य। तो ए बी सी डी ई एफ जो भी बिंदु होंगे उस पर क्या रहेगी? शून्य रहेगी। और तीसरा है आयताकार अति परवलय। आयताकार अति परवलय, तो हमने देखा था कि मांग की लोच की श्रेणी इकाई के बराबर थी। उसमें मांग वक्र कैसा था? आयताकार अति परवलय। तो आयताकार अति परवलय पर भी मांग की लोच स्थिर रहती है, यानी क्षैतिज अक्ष के समानांतर अगर मांग वक्र है तो मांग की लोच क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, यानी इस पर अनंत ही रहेगी। अगर लंबवत है मांग वक्र तो मांग की लोच क्या रहेगी? शून्य रहेगी। अगर आयताकार है मांग वक्र तो मांग की लोच क्या रहेगी? 1 के बराबर रहेगी। तो इस प्रकार कुछ कुछ मांग वक्रों पर क्या होती है? मांग की जो लोच होती है वो स्थिर होती है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। अगला पॉइंट है हमारा मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक, इससे संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो चाहे बोर्ड के एग्जाम हो। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे। पहला है वस्तु की प्रकृति। देखो, कोई भी वस्तु जिस प्रकृति की होती है उसकी मांग उसके अकॉर्डिंग या उसी के आधार पर होती है। अगर वस्तु की प्रकृति अनिवार्य है, अगर वस्तुएं अनिवार्य है या
आवश्यक होती है तो मांग की लोच क्या होती है? इकाई से कम, यानी बेलोचदार। ध्यान देना, अगर वस्तु की प्रकृति कैसी है, आवश्यक है या अनिवार्य है, तो उस स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम या बेलोचदार होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अनिवार्य वस्तु या आवश्यक वस्तु पर मांग की लोच कैसी होती है? बेलोचदार या इकाई से कम होती है। जैसे खाद्यान्न वस्तुएं, कौन कौन सी वस्तुएं? खाद्यान्न वस्तुएं, दवाइयां, ये क्या है? अनिवार्य वस्तुएं है। दवाइयां या खाद्यान्न ये हमारे लिए आवश्यक या अनिवार्य वस्तुएं। तो आवश्यक और अनिवार्य वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है? इकाई से कम। अगर वस्तु की प्रकृति, नोट करते रहना, अगर वस्तु की प्रकृति आरामदायक है, आरामदायक वस्तुएं हैं, तो आरामदायक वस्तुओं के लिए मांग की लोच होती है इकाई के बराबर, इकाई के बराबर। जैसे कूलर और पंखे, ठीक है? कूलर और पंखे क्या आरामदायक वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, तो इनकी लोच कैसी होती है? इकाई के बराबर होती है। थर्ड है विलासिता वस्तुएं, विलासिता वस्तुएं। तो विलासिता वस्तुओं में मांग की लोच होती है इकाई से अधिक, इकाई से अधिक या लोचदार, ईडी ग्रेटर देन 1। अगर वस्तु की प्रकृति विलासिता है या विलासिता वस्तुएं है तो मांग की लोच होगी इकाई से अधिक। जैसे विलासिता वस्तुएं कौन कौन सी होती है? एसी, कार, ये दोनों क्या है? विलासिता वस्तुएं। तो मैंने आपको वस्तु की प्रकृति के आधार पर ही मांग की लोच बता दी। अनिवार्य वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं और विलासिता वस्तुएं, तीनों के उदाहरण भी बता दिए कौन कौन सी वस्तुएं थे और उनकी लोच कैसी होती है वो मैंने आपको बता दी है और आपके अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो पहला पॉइंट हो गया वस्तु की प्रकृति। दूसरा पॉइंट है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। दूसरा पॉइंट है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। दूसरी है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। तो ध्यान देना बच्चों कि अगर स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता है, कोई वस्तु स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता है, तो उस स्थिति में उस वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक है। ध्यान देना, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता अधिक होने वाली वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, इकाई से अधिक यानी लोचदार। मतलब जितनी ज्यादा स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध है तो उन वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। जैसे कार, बाइक। एक कार अच्छी नहीं लगी तो मार्केट में क्या उसी से रिलेटेड दूसरी कार मिल जाएगी, वो अच्छी नहीं लगी तीसरी मिल जाएगी, चौथी मिल जाएगी। इसी प्रकार बाइक भी क्या होती है, एक अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए दूसरी उपलब्ध है, तीसरी उपलब्ध है या चौथी उपलब्ध है। तो जितनी ज्यादा वस्तुओं की उपलब्धता होगी वह वस्तु उतनी ज्यादा, उस वस्तु की लोच उतनी ही अधिक होगी, यानी इकाई से अधिक होगी।
अगर स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता नहीं है, अगर स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता कम है, उपलब्धता कम है, तो उस स्थिति में मांग की लोच, उस स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होगी, इकाई से कम होगी। ठीक है, तो स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता समझ में आ गई। इसका उदाहरण है जैसे गेहूं, खाद्यान्न वस्तुएं। हम क्या करते हैं, अधिकतर मोस्टली लोग गेहूं ही खाते हैं और उसके लिए उपलब्ध अन्य कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं है। तो इस प्रकार स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता के आधार पर भी मांग की लोच ज्ञात की। अगर वस्तुएं उपलब्ध है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, और उपलब्धता कम है तो मांग की लोच या इकाई लोच क्या होगी, इकाई से कम होगी। तीसरा है वस्तु के प्रयोग। अगर किसी वस्तु के प्रयोग अधिक काम में होते हैं, तो कोई वस्तु है वो अधिक प्रयोग अनेक कामों में उसका प्रयोग किया जाता है, किसी वस्तु का प्रयोग अनेक कामों में किया जाता है, तो उस वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, इकाई से अधिक होती है। अगर कोई वस्तु कम काम में आती है तो उसकी क्या होगी, मांग की लोच इकाई से कम होगी। समझ में आया। अगर कोई वस्तु है जिसका प्रयोग अनेक कामों में होता है, अगर कोई वस्तु का प्रयोग अनेक कामों में होता है तो उस वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। अगर किसी वस्तु का प्रयोग बहुत कम काम में होता है तो उस वस्तु की मांग की लोच इकाई के कम होती है। ठीक है, अधिक प्रयोग हो रहा है तो मांग की लोच लोचदार, कम प्रयोग हो रहा है तो मांग की लोच बेलोचदार होती है। तो पॉइंट समझ में आ गया होगा। पांचवा पॉइंट है आर्थिक स्थिति। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति, उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति। धनी व्यक्तियों के लिए, ध्यान देना सब, धनी या अमीर व्यक्तियों के लिए मांग की लोच लोचदार होती है। अमीर के लिए क्या होगी, मांग की लोच लोचदार होगी, और गरीब व्यक्तियों के लिए मांग की लोच बेलोचदार। ये तो क्या होगी, इकाई से अधिक होगी, और एक क्या होगी, इकाई से कम होगी। समझ में आ गया होगा कि अमीर व्यक्तियों के लिए मांग की लोच इकाई से अधिक, तो गरीब व्यक्तियों के लिए मांग की लोच इकाई से कम होती है। जिन वस्तुओं के प्रयोग अधिक कामों में होते हैं उनकी मांग की लोच इकाई से अधिक, और जिसके प्रयोग कम काम में होते हैं उनकी मांग की लोच इकाई से कम होगी। तो इस प्रकार मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने 4 पॉइंट बताए, बहुत इजी है 4 पॉइंट, और इनमें से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आज हमने पढ़ा है रेखिक मांग वक्र के आधार पर मांग की लोच ज्ञात करना। उसके बाद में पढ़ा है एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, ज्यामिति विधि के माध्यम से मांग की लोच ज्ञात करना। ठीक है, और कुछ वक्र ऐसे होते हैं जहाँ पूरे वक्र पर मांग की लोच स्थिर रहती है, वो पढ़ा। और लास्ट में पढ़ा हमने मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।